नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रूर पूरा देखें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ करना है। आइए तो पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के जो बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से महत्वपूर्ण 5-6 सवाल मैं लाया हूँ, उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल देखते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा और मैं सवाल पढ़ देता हूँ। पहला नंबर सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। सबसे पहला नंबर सवाल है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। परंतु रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो पहला बिंदु है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहने का मतलब कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई है, और बम्बई जो वर्तमान में मुंबई है, इसके गवर्नर को, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया गया। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कंट्रोल करेगा। दूसरा नंबर पॉइंट, और तो इस माध्यम से दोस्तों सबसे पहला गवर्नर जनरल जो बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, वो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वो पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वारेन हेस्टिंग्स, और ये वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। ये अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। दूसरा नंबर पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 और जस्टिस थे। तो जो प्रथम चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनमें एक का नाम था चेम्बर्स, दूसरा का नाम था
लिमेंस्टर और तीसरा का नाम था हाइड। तीसरा नंबर पॉइंट दोस्तों, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य बिंदु जो है, तीसरा नंबर में यह कहा गया कि कंपनी का कर्मचारी का कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया का कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है किसी भी भारतीय से, न तो उपहार और न ही रिश्वत लेगा। उपहार और रिश्वत नहीं लेगा। ये कंपनी के कर्मचारी पे ये लागू होता है। ये 1, 2 और ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पारित हुआ दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। दूसरा नंबर सवाल है कि महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1876 ईस्वी में। ये शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा महारानी विक्टोरिया को अगस्त 1876 में सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल 3 नंबर सवाल जो है वह है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। यह है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को एक्ट लिख देते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था, कब आया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट है वो 1909 में आया। सवाल क्या है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो ये 1909 ईस्वी में आया। और दोस्तों ये जो मिंटो जो था ना, ये 1909 में भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय था। और ये जो मार्लो था ये इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 में आया दोस्तों। और ये मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था। ये मिंटो द्वितीय है, मिंटो द्वितीय, परंतु यहाँ पे मिंटो लिखा गया है। और ये मार्लो इंग्लैंड में उस वक्त 1909 में इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव के पद पे था। तो ये मार्ले मिंटो एक्ट जो है, मार्ले मिंटो एक्ट में ये बात कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधि दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए मुसलमानों का अलग प्रतिनिधित्व, मुसलमानों का अलग
निर्वाचक मंडल, और मुसलमान जो प्रतिनिधि होंगे उनको केवल और केवल मुसलमान ही वोट कर सकता है। ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट में ये बात कहा गया था। तो इसलिए मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को, जो मिंटो द्वितीय था, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कहा जाता है। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार क्या था। अगला नंबर सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4। तो चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान क्या था। मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 नंबर सवाल जो था वो कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में आया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। तो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। दूसरा नंबर महत्वपूर्ण बिंदु जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से उस वक्त केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। करने का मतलब वर्तमान में भी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका है। जैसे कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। बहुत सारे राज्य में भी ये व्यवस्था है द्विसदनात्मक विधायिका की। जैसे कि बिहार में ही एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने भी विधान परिषद के गठन की मंजूरी दिया है। परंतु अब ये मामला केंद्र सरकार के पास गया है। वहाँ लोकसभा, राज्यसभा अगर ये बिल पास कर देता है तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। तो आते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पे। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत
चौथा महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो वर्तमान में अभी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन को मंजूरी मिला था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया। ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ये बात कहा गया था, परंतु ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में ली कमीशन यानी ली आयोग की सिफारिश पे किया गया। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का। अगला 5वें नंबर सवाल की तरफ आते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर सवाल है कि भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच वर्ष 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसका प्रावधान क्या था। तो 5वां नंबर सवाल है जो दोस्तों पूना पैक्ट के बारे में, यानी पूना समझौता के बारे में। तो ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। इसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में, ये सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था और ये हुआ था, स्थान था पूना का सेंट्रल येरवदा जेल। छठा नंबर सवाल है दोस्तों कि किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। छठा नंबर सवाल कहता है किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो ये था भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में शुरू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि बर्मा को
जो म्यांमार, जो वर्तमान में म्यांमार है, बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है, को भारत से अलग किया गया। और चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरबीआई की स्थापना की गई। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 चेम्सफोर्ड सुधार जो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें शुरू किया गया था। और बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है को भारत से अलग कर दिया गया और आरबीआई की स्थापना हुई 1935 के भारत शासन अधिनियम के। 7वें नंबर सवाल देखते हैं। सातवां नंबर सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसके सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 में भारत आया था और इसके सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन जो भारत आया 1946 ईस्वी में, इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन। 8वें नंबर सवाल देखते हैं। तो 8वां नंबर सवाल है दोस्तों, किस प्लान के तहत भारतीयों को सत्ता सौंपी गई? तो आप जानते होंगे दोस्तों, भारत को आज़ादी 1947 में मिला, पर ये किस प्लान के तहत था? तो ये प्लान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अंग्रेजी में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या माउंटबेटन प्लान जो था, इसके तहत भारतीयों को सत्ता सौंपी गई। और इस एक्ट जो है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान होगा। अगला सवाल आगे कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जिसमें देखिए, एक है अगस्त घोषणा, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, तो ये अगस्त घोषणा है दोस्तों, ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो था उसके द्वारा किया गया था।
और ये अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिलिंथगो के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। आगे है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, अगस्त संकल्प। और एक है प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये किया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।